नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और वे हैं एक्स एमएलए श्री अशोक कुमार जी, रामबन कंस्टिट्यूएंसी J&K। सर, आपका चिट चैट शो में स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले आप हमें और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं और आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई। देखिए, जहां तक मेरा पॉलिटिकल करियर की बात है तो सबको मालूम है कि मैं टीचर था पहले यहाँ रामबन में, और टीचर के बाद मास्टर केड बना था और स्कूल में पढ़ा रहा था। और मैं 15 साल मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, और 15 साल एक्सपीरियंस था। और 15 साल के बाद जब ये रिजर्वेशन यहाँ पहले हुई थी, लेकिन उस समय रिजर्वेशन जब हुई तो आजाद साहब ने जोर दिया कि यहाँ पढ़ा लिखा कैंडिडेट हमें चाहिए। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप एग्री हैं तो हम आपको यहाँ पे इलेक्शन लड़ाते हैं। तो उस समय जो है मैंने रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद पहले तो मैं पार्टी में रिजाइन दिया, फिर पार्टी में शामिल हुआ। उसके बाद फिर मैंने जो है इलेक्शन लड़ी 2002 में। और 2002 में जब इलेक्शन लड़ी तो मैंने जो है 13,000 कुछ वोट लिए, 13,000 के आसपास, लेकिन मैं जीत नहीं पाया उस समय। तो अगर मेरा पिछला करियर आप देखें तो जब मैं टीचर बना तो उस समय मेरा टीचर का ही था, भाई मेरा यही था कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं, स्कूल में अच्छा करूं। तो जब मैंने रिजाइन दिया तब भी मेरा यही था कि मैं इस एरिया को, रामबन को डेवलप करूं। और रामबन में जो पिछड़ा एरिया था हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे और जो सेक्टर हो, तो उसमें जो है ये पीछे था एरिया। तो यही लेके मैं आया था कि इस एरिया को मैं डेवलप करूं, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी को, जो पिछड़ी थी, हिली कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो इस वजह से मैंने रिजाइन दिया और मैं 2002 में मैंने इलेक्शन लड़ी, और उसमें मैं नहीं जीत पाया, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपना काम जारी रखा। जी सर, आप रामबन कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए रहे हैं, तो किस तरह की डेवलपमेंट रामबन कंस्टिट्यूएंसी में आपके टेन्योर में हुई? देखिए, जहां तक मेरा टेन्योर था, मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ हमारा एरिया बड़ा पिछड़ा था, और हम लोग जो है बहुत सारे सेक्टर में पीछे थे, चाहे वो रोड का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे बाकी सेक्टर हो, PHE का हो। तो मेरा जो, जब मैं एमएलए बना तो मेरा यही था स्टार्टिंग में कि मैं एजुकेशन सेक्टर में, रोड सेक्टर में, और आपका जो है दूसरे जो सेक्टर हैं उनमें मैं काम करूं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाऊं। तो मैंने आते ही, जब नया नया बना, तो यहाँ रामबन में 4-5 मिडिल स्कूल, पहला मकसद था ये कि कम से कम यहाँ हाई स्कूल जो है 20-30 जो है मिलने चाहिए। तो मैंने असेंबली में जाके स्ट्रगल की और 23 हाई स्कूल मैंने नए जो है यहाँ दिए। इसी तरह से जो आपका रोड का सेक्टर है, जहां तक रोड का है, कोई भी गांव में एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। हमारे जितने भी गांव थे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के, कम से कम 50-60 गांव थे, जो मेन गांव जिनको कहते हैं। छोटे तो जो हैबिटेशन बहुत थे, लेकिन मेन गांव 50-60 थे जिनमें अभी तक रोड नहीं था। तो दूसरा मेरा था कि रोड गांव गांव पहुंचे। तो मेरे एमएलए बनने से पहले आजाद साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, 2.5 साल रहे थे ना आजाद साहब चीफ मिनिस्टर। उन्होंने अपने टेन्यूर में यहाँ पे रोड लाए, PMGSY के फंड्स दिल्ली से लाए। जब मैं एमएलए बना तो फंड्स वो रिलीज कर चुके थे और रोडों का काम लगने वाला था। मेरे टाइम में रोडों का काम लगा, और रोड जो है 20 PMGSY रोड जो है उस समय बने जब मैं एमएलए बना। लेकिन इसके लिए हमें जद्दोजहद भी की, कुछ हमने, आजाद साहब ने तो ये सेंटर से फंड्स लाया, लेकिन हमने भी असेंबली में जो है पूरी कोशिश की कि हमारा एरिया डेवलप हो। तो 20 रोड हुआ है। इसी तरह से 10 या 15 रोड जो है दूसरे सेक्टर में, जो R&D सेक्टर होता है, उसमें आगे। तो ये कोई 20 और 30-35 रोड जो है उस समय जो है मेरे टाइम में जो है वो बने, और आज उन 35 से 35 रोड पे गाड़ी चल रही है। आज अगर आप देखेंगे गाड़ी चल रही है, और लोग जो है जो यहाँ पे रोड पे जो है गाड़ी पे बैठ के आ रहे हैं। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो बहुत ही खराब था एजुकेशन सेक्टर। स्कूल थे नहीं, मिडिल स्कूल बहुत कम थे, प्राइमरी बहुत कम थे, हाई स्कूल कम थे। तो मेरे टाइम में 200 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बने नए, विद बिल्डिंग्स। मतलब मेरी जद्दोजहद के, जब हम असेंबली में मुद्दा उठाते थे कि हमारे हाई स्कूल कम है, मिडिल स्कूल कम है, प्राइमरी कम है, तो हमारे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल हमें दीजिए। तो मैंने स्ट्रगल करी, और उस स्ट्रगल का ये नतीजा रहा कि प्राइमरी स्कूल हमारे 5 जो है, बाद में 5 प्राइमरी स्कूल हमारे जो है, सॉरी, मेरे टाइम में जो है कम से कम 200 प्राइमरी मिडिल स्कूल बने, और 23 हाई स्कूल बने, और विद बिल्डिंग के साथ, जिसमें आप देखते हैं जैसे, हाँ जी।
हाँ बताइए। सर क्या ये स्कूल अभी चल रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिएगा, मैं स्कूलों के नाम बताता हूँ, आप देखिएगा टंगर एक मेरा एरिया है, वहां मेरा हाई स्कूल बना है, बिल्डिंग बनी, चल रहा है। इसी तरह से भट्ठन का एक एरिया वहां चल रहा है। इसी तरह से आप नोक का देखें वहां चल रहा है, कंगा का देखें वहां चल रहा है, आप डलवास का देखें वहां चल रहा है। ये मुझे क्यों जुबानी याद है, क्योंकि मैंने लाए थे अपने टाइम में स्कूल। आप जी जी बलिहोत का देखें वहां चल रहा है। ये बहुत सारे नाम है, ये 23-24 नाम, ये और 25 200-250 नाम दूसरे हैं। अब मैं नाम गिनूंगा तो समय बहुत लगेगा इसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसके साथ, हाँ, सर। उसके उसके साथ साथ एक मिनट, उसके साथ साथ कॉलेजेस का, कॉलेजेस जो है जी हमारे यहाँ, एजुकेशन सेक्टर बहुत पीछे था। कॉलेज जब मैं जी सर। हारा तो उसके बाद हमने स्ट्रगल शुरू की और डिग्री कॉलेज रामबन लाया। और डिग्री कॉलेज नहीं लाया, बिल्डिंग भी बनी और साइंस कॉलेज जो है एस्टेब्लिश हुआ। आज यहाँ साइंस कॉलेज चल रहा है रामबन के अंदर। सर रामबन कंस्टिट्यूंसी में एजुकेशन का सिनेरियो कैसा है अभी इस टाइम, और इसमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? देखिए, जहां तक एजुकेशन का है, जो हमारे टाइम में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लाया, जैसे बिल्डिंग्स बनी, हमने स्कूल लाए, जी हाई स्कूल बने। लेकिन पिछले 7 सालों में, जो आपको असलियत हम बताना चाहते हैं, पिछले जी 7 सालों में इन लोगों ने, जो गवर्नमेंट बीजेपी की रही, अब पिछले सात जी सालों में बीजेपी गवर्नमेंट रही ना, उसमें 2.5-3 साल बिल्कुल सर। गवर्नमेंट रही, आज भी सेंटर से गवर्नमेंट चल रही है। अभी यहाँ जी गवर्नर राज है, लेकिन सेंटर से गवर्नमेंट चल रही है, सेंटर के कहने पे ये चला रहे हैं। तो अब इनको 7 सालों में जो हमने स्कूल लाए थे, हाई स्कूल, और जो हमने दूसरे स्कूल लाए थे, उनके अंदर स्टाफ देना था। मतलब कि अगर जी हमने हाई स्कूल एक लाया तो उसमें 7-8 पोस्टें होती है मास्टर ग्रेड की, उसमें 3 बिल्कुल। खाली, कहीं 4 खाली, वो इन्होंने भरनी थी। लेकिन पिछले 7 सालों में एक जगह भी ये पोस्ट को भर नहीं पाया, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है। तो इस वजह से जो पोस्टें खाली रह गई, उससे बच्चों पे ये प्रभाव पड़ा कि बच्चे जो है तालीम पूरी तरह हासिल नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो साइंस सब्जेक्ट है, चाहे मैथ है, चाहे दूसरे सोशल साइंसेज है, दूसरे सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे जो पिछड़ रहे हैं। इस वजह से हमारा जो ये इस एरिया का जो सिनारियो है एजुकेशन का, वो पीछे ही जा रहा है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। हालांकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया था, हमने हाई स्कूल सर बनाए थे, हाई। इसका मतलब है कि इसका खमियाजा बच्चे भुगत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि, हम ये साफ कहते हैं कि 7 सालों में इन्होंने कोई भी कहीं भी पोस्टिंग नहीं दी। अब देखिए, मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली हैं, जी प्रिंसिपल की पोस्टें खाली हैं। इसी तरह से आपको जो दूसरा स्टाफ है, जैसे आप कोई जोन है, कोई एजुकेशन जोन, उसके अंदर जी जो है क्लेरिकल स्टाफ की पोस्टें खाली हैं। तो जब पूरी की पूरी पोस्टें खाली रहेंगी तो बच्चे वहां क्या कर पाएंगे? ना कोई देख पाएगा, स्कूलों को चेक कर पाएगा, जब स्टाफ ही नहीं होगा, पढ़ाने वाला स्टाफ नहीं होगा, जो टीचिंग वाला स्टाफ है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? मुश्किल होगा ना। इसलिए हम ये जी कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके इन खाली पोस्टों को भरना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नर राज है तो इसमें इनको भरना चाहिए। सर देखिए, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर इन पोस्टों में बच्चों को लाया जाएगा या उन लोगों को लाया जाएगा जो इसके काबिल हैं, तो इससे बेरोजगारी भी थोड़ी बिल्कुल सी कम हो जाएगी। बिल्कुल 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 सच है। और हम बार बार ये कह, मैं देख रहा हूँ पिछले 7 या 8 सालों से, मैं देख रहा हूँ, समझो हम 7 नहीं बोलेंगे, 8 भी बोलेंगे, कोई बात नहीं, जी पिछले 7-8 सालों में एक भी टीचर की पोस्ट जो है रेगुलर नहीं लगी है। मतलब एक जी रेगुलर टीचर लगते थे ना, तो वो जी उसमें जो एमए एमएड या पीएचडी भी चले करके आते हैं, पीएचडी करके आते हैं, हायर क्वालिफिकेशन करते हैं, तो कम से कम जी टीचर लग जाते थे। टीचर की पोस्ट निकली, रिटन टेस्ट होता था। तो पिछले जी जी 7-8 सालों में वो एक भी नहीं लगा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं कैसे होगी? इसी तरह से जो दूसरा प्रिंसिपल का ही पोस्ट है, चाहे वो हेडमास्टर की पोस्ट है, जो तो जी प्रमोशनल कोटा है वो दें हो, लेकिन जो 50% का दूसरा जी कोटा है, जो 50% डायरेक्ट लगते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी में लगते हैं, चाहे वो स्कूल में लगते हैं, जो 50% कोटा है, वो कोटा जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए। वो गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो 50% कोटा भी भरे गवर्नमेंट, जिससे कि ये जो बेरोजगार जो बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड जो हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जी डिग्रियां होल्डर हैं, जिन्होंने बाहर जाके डिग्री की है और घर वालों ने बड़ी मुश्किल से उनको डिग्री की, जो गरीब परिवार से। जी अब जी आप देखिएगा 90% जो गरीब परिवार से बच्चे हैं वही पढ़ते हैं, और नब्बे बिल्कुल परसेंट सर। वही हैं, और वो बैठे हुए हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। हायर एजुकेशन में आप जाएं, वहां भी नहीं मिल रही है, कॉलेजेस में। और कॉलेजेस में जी आपको पता है कंट्रेक्चुअल बेस पे उनको रखते हैं साल के लिए, 1 साल उनको बिल्कुल। रखते हैं, और पेमेंट भी कम देते हैं, 30-29 हजार पेमेंट देते हैं, और उनसे काम जो जी एजुकेशन, बिल्कुल। उस आप खुद जानते हैं सर। सर, अक्सर देखा गया है कि आप रामबन कंस्टिट्यूंसी का दौरा करते रहते हैं और लोगों की वॉइस रेज करते हैं। आज रामबन कंस्टिट्यूंसी किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, आप हमारे व्यूवर्स को डिटेल्स में बताएं। देखिए, जहां तक सबसे बड़ा जो रामबन के टाउन का है, टाउन रामबन है, बटोत है, ये आपका
जितना भी ये नाचरी से लेके आपका बडोर नाचरी से लेके बनाल तक, तो इसमें बनाल कॉन्स्टिट्यूंसी भी आ जाती है, रामबन भी, लेकिन मैं रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। इस एरिया में जो पहले सबसे बड़ा मसला भी चल रहा था वो था मिट्टी धूल का। लोग मिट्टी धूल खा रहे थे नेशनल जी हाईवे सर। पे, जो फोर लाइन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। फोर लाइन जी प्रोजेक्ट सर। बने, हमें खुशी है, जल्दी बनना चाहिए, लेकिन जी लोगों सर। की लाइफ पे खेल के नहीं बनना चाहिए। तो ये जी पिछली सर। बार हमने कम से कम 25-30 प्रोटेस्ट उठाए, मैंने उठाया, जी वीडियोस बनाई और प्रोटेस्ट किए कि ये जो मिट्टी हम खा रहे हैं इसको आप बंद करिए, इस पे ब्लैक टॉपिंग करिए। तो आज जी कम से कम ज्यादा नहीं लेकिन 50% ब्लैक टॉपिंग इन्होंने कर ली है, जिससे कि ये मिट्टी धूल बैठ गई है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, और मिट्टी जो है लोग अभी इनको खिलाए जा रहे हैं, जिससे मिट्टी जी खाने से सर। लोग बीमार होते हैं, बच्चे बच्चे बीमार। इसी तरह से इसी तरह से जो सर, आपका दूसरा इसकी मसला वजह से ना, सर इसकी वजह से एडजॉइनिंग एरियाज के लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, ये जो आप एडजॉइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन को विलेज, क्या सजेस्ट कर देंगे सर? देखिए जो एडजॉइनिंग विलेजेस है ना, जैसे आप नेशनल जी हाईवे सर। के देखते हैं कि आसपास जो टाउन है सिर्फ वही अफेक्ट नहीं जी हो रहे हैं, उसके आसपास जो गांव है आसपास के वो अफेक्ट हो रहे हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे बीमार, जो गरीब हैं जी सर। लोग बीमार बच्चे हो रहे हैं, और जो बेचारे घरों में बैठे होते हैं बीमार, उनको परेशानी आ रही है कि धूल मिट्टी वो खा जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे इन्होंने जब रोड बनाया वहां डलवास में, आपने देखा होगा, डलवास में कम से कम 40 घर जो है उस रोड के कटिंग की वजह से, अनप्लानिंग कटिंग की वजह से, ये जो नेशनल हाईवे उसमें 40 के 40 घर जो हैं वो उस फ्लड में आ गए, उसके मतलब से लैंडस्लाइड में आ गए। और 40 घर जो है अभी साइड पे टेंट लगा के बैठे हैं, कुछ किराए पे मकान लेके बैठे हैं, अभी तक उनको मुआवजा गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूंगा, रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो अफेक्टेड लोग हैं लैंडस्लाइड से, और ये जो आपका नेशनल हाईवे है उससे मिट्टी धूल खा रहे हैं, इसका जो है जल्दी से जल्दी वो इस मसले को हल करें और ट्रांसपेरेंसी रखें और इस पे अमल करें। वो ऐसा नहीं कि इसको यूं ही छोड़ दें। हम यहाँ देख रहे हैं, हमने प्रोटेस्ट नहीं करते तो आज यहाँ हाल और खराब होता मेरे ख्याल से। अगर हमारा प्रोटेस्ट नहीं होता आप यहाँ क्रॉस नहीं कर पाते, आप श्रीनगर नहीं जा पाते। अब बाहर थोड़ी सारे जाएंगे श्रीनगर, हमारी आपकी जी तरह सर। कुछ लोग तो गाड़ियों से जाएंगे, गरीब लोग गाड़ियों से जाएंगे सेकंड क्लास के, तो आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इतनी मिट्टी दूर उड़ती थी। तो अब थोड़ा काम हुआ है, लेकिन अभी तक वो मुआवजा जो है गरीब लोगों को, जो डलवास वाले हैं या बाकी एरिया के, उनको नहीं मिला है। तो हम यही कहेंगे कि उनको मुआवजा जल्दी से जल्दी जो है जल्दी मिलना से। चाहिए। जी सर। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर की बात है तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हेल्थ सेक्टर में रामबन के लिए, खासकर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आज़ाद साहब जब सेंटर में हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने सब सेंटर, मेडिकल सब सेंटर जो है रामबन के लिए दिए थे। 20 सब सेंटर दिए थे। उन 20 सब सेंटर के अंदर एएनएम की भी नियुक्ति की थी, जिनको कि एएनएम का ऑर्डर किया था, उसके सब 12,000 उनकी पे भी फिक्स की थी। वो आज भी उनको वो 12,000 मिलता है एएनएम को। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट, जब कोलिशन गवर्नमेंट थी हमारी, उस समय जब मैं यहाँ रिप्रेजेंटेटिव था, तो ये 20 जो है सब सेंटर बने। बीजेपी भी बताएगी उसके टाइम में कितने सब सेंटर बने, एक भी नहीं बना। इसी तरह से जो है एएनएम कॉलेज जो है, एएनएम स्कूल, तो कांग्रेस के टाइम में ही जब मैं रिप्रेजेंटेटिव यहाँ था, एमएलए था, तो एएनएम स्कूल जो है रामबन में जो है खुला था, हमने खोला था, और वो एएनएम स्कूल की बिल्डिंग भी बन चुकी है। अगर आप देखेंगे जो ओल्ड कम्प्लेक्स था, डीसी कम्प्लेक्स, वहां पे बिल्डिंग बनी है, और एएनएम स्कूल जो है उसको एस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये कांग्रेस की देन है। बीजेपी भी बताया कि उसने कितने नए स्कूल कोई खोले हैं, कितने और कोई इंस्टीट्यूशन खोले हैं, एक भी नहीं। इसी तरह से मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर में हमें अपने टाइम में काम किए, और 7 साल पिछले जो बीत गए, तो बीजेपी गवर्नमेंट जब 7 सालों में रही, उसमें 3-3.5 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही कोलिशन, उसके बाद फिर ये जो गवर्नर राज रहा, फिर उसके बाद अब रेजिडेंट रूल है। तो इन 7 सालों में, क्योंकि सेंटर्स के हाथ में ही पावर रही, बीजेपी के हाथ में, तो ये बताएं 7 सालों में कितने इन्होंने सब सेंटर, जो हमने सब सेंटर बनाए थे, जो हमने न्यू पीएससी बनाई थी, उसके अंदर इन्होंने डॉक्टर देने थे, उसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ देना था, तो ये एक भी वहां कोई भी स्टाफ नहीं दे पाए। तो मैं कहना चाहूंगा कि 7 सालों में इन्होंने मेडिकल सेक्टर जो है उसमें कोई भी कार्य जो है बीजेपी नहीं कर पाई है। तो मैं ये ट्रामा हॉस्पिटल जो रामबन का, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि ट्रामा हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमारे पास है, और इस ट्रामा हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जो है, अमला जो है, उसमें
तैनात होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है रामबन का। नेशनल हाईवे में हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई इसमें हादसा होता रहता है, एक्सीडेंट होता रहता है। तो उसमें उनको जो है एम्बुलेंस में डाल के जम्मू ले जाना पड़ता है, तब तक जो है रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं लोग। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है उसके अंदर जो है अमला, डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो तैनात किए जाएं, और ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है इमरजेंसी तौर पे वार फुटिंग पे उसकी शुरुआत की जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों की जो मुसीबतें हैं वो इसमें हल हो सकें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा लास्ट में कि यहाँ रामबन में जो है ये जितना भी नाश्ती से लेके बनाल तक एरिया है जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ एक जो है हेलीकॉप्टर सेवा वाली जो एम्बुलेंस है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, वो जो है यहाँ पे उसके लिए जो है उसका ऑर्डर होना चाहिए एम्बुलेंस का, क्योंकि एयर एम्बुलेंस जो है जब एक्सीडेंट होता है तो जम्मू से हेलीकॉप्टर मंगवाने पड़ते हैं, और वो उसका टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 लग जाता है। तब तक लोग जो है जो जख्मी होते हैं, सीरियस होते हैं, उनकी हालत खराब होती है और वो पहुंच नहीं पाते। वो जब तक हेलीकॉप्टर में उनको ले जाएंगे तब तक वो दम तोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो लगातार जो है चंद्रकोट में जो है जो हेलीपैड है वहां पे रहनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत की जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों की जो मुसीबतें हैं वो इसमें हल हो सकें। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा लास्ट में कि यहाँ रामबन में जो है ये जितना भी नाश्ती से लेके बनाल तक एरिया है जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ एक जो है हेलीकॉप्टर सेवा वाली जो एम्बुलेंस है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, वो जो है यहाँ पे उसके लिए जो है उसका ऑर्डर होना चाहिए एम्बुलेंस का, क्योंकि एयर एम्बुलेंस जो है जब एक्सीडेंट होता है तो जम्मू से हेलीकॉप्टर मंगवाने पड़ते हैं, और वो उसका टाइम लगता है, 1 घंटा 1.5 लग जाता है। तब तक लोग जो है जो जख्मी होते हैं, सीरियस होते हैं, उनकी हालत खराब होती है और वो पहुंच नहीं पाते। वो जब तक हेलीकॉप्टर में उनको ले जाएंगे तब तक वो दम तोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो लगातार जो है चंद्रकोट में जो है जो हेलीपैड है वहां पे रहनी चाहिए। सर, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी टूरिज्म से भरपूर है, बट इस साइड किसी भी गवर्नमेंट ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे वो सर आपकी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। आप देखिए, ये आप सच कह रहे हैं, और मैं बेबाक तरीके से कहना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं एमएलए रहा हूँ, ठीक है, मैंने आवाज भी उठाई थी कि मेरे एरिया डेवलप करो, मैंने सना सर की आवाज उठाई, पत्नीटॉप की आवाज उठाई, मैं मेंबर भी था। उसके बाद मैंने बाकी एरिया जो है आसपास के सरवाधार है या दूसरे एरिया हैं उनकी आवाज उठाई, लेकिन आपको मालूम है कि जब वो गवर्नमेंट रही कोलिशन, उसमें जो मिनिस्टर रहे, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है, कौन से टूरिज्म मिनिस्टर, वो कश्मीर के रहे, और वो कश्मीर को डेवलप करते रहे। इस एरिया का कोई मिनिस्टर नहीं रहा। मैं तो एमएलए रहा, मैं तो स्ट्रगल करता रहा और अपनी आवाज उठाता रहा यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन मिनिस्ट्री में तो मैं नहीं रहा ना। तो मिनिस्ट्री में लोग कश्मीर के रहे, वो अपना कश्मीर डेवलप करते रहे, और ये जो हमारा पत्नीटॉप है, सनासर है, ये सारा उन्होंने नेग्लेक्ट किया। अगर यहाँ से कोई मिनिस्टर होता, इस एरिया से मिनिस्ट्री में जाता, टूरिज्म मिनिस्टर होता, तो आज आप देखते आपका ये जो लद्दाधार है वहां गाड़ी पहुंची होती, सर्वाधार गाड़ी पहुंची होती। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है हमारी, जैसे शंखपाल देवता है, वहां भी गाड़ी नहीं पहुंची, इवन वहां बिजली नहीं पहुंची है, इवन पानी की पाइप नहीं पहुंची है। इसी तरह सर्वाधार अब चला जाए, वहां बिजली नहीं है, वहां पानी नहीं है, ना वहां रोड है। तो जब ये टूरिस्ट एरिया जो है जैसे सनासर है, इसमें कश्मीर के ही मिनिस्टर रहे, हमारे इधर का मिनिस्टर नहीं रहा, इस वजह से ये एरिया डेवलप नहीं हो पाया। और ये सच्ची बात है, ये इसमें छुपाने वाली बात नहीं कि हमारी गवर्नमेंट रही, दूसरे की रही। मैं कहूंगा कि अगर हमारा यहाँ से टूरिज्म मिनिस्टर होता तो ये डेवलप जरूर होता। ये जी सर, आप रामबन कंस्टिट्यूंसी के टूरिज्म स्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं, जिनको टूरिज्म इन फ्यूचर टूरिज्म डेस्टिनेशन की कैटेगरी में डेवलप किया जाए? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। जैसे आपका सनासर है, सनासर को डेवलप नहीं किया है, अभी वहाँ 3-4 हट्स बनी है। जो बाहर के लोग आते हैं, रोड की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, जो बाहर के लोग आते हैं, और बिल्कुल, और कोई नहीं, मैं बाहर के जो लोग आते हैं वो वहां पे रुकते नहीं है, क्योंकि हालत खराब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, रात को बिजली बंद हो जाती है, तो लोग बेचारे भाग जाते हैं वहां से। इसी तरह से आपका पत्नीटॉप का है, पत्नीटॉप से बटोत की वाली साइड में, अगर पत्नीटॉप से आपका जो है कूद वाली साइड से अगर वो लग सकता है गंडोला, तो बटोत वाली साइड से क्यों नहीं लग सकता?
क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल। रामबन की है, इन्होंने छोड़ दी और गडोला वहां से लगा हो। फिर आपका आ गया गलाधार। गलाधार जो है, गलाधार में भी ये टूरिज्म डेवलप हो सकता है। फिर आपका आ गया ये ऊपर शंखपाल देवता। शंखपाल जी सर। देवता जो है, लद्दाधार भी जिसको कहते हैं, साथ में लद्दाधार, शंखपाल देवता ऊपर मंदिर है, तो वो एरिया जी डेवलप सर। हो सकता है। इतनी खूबसूरत वादियां जैसे गुलमर्ग की तरह वो है। इसी तरह से आप चले जाएंगे, आपका सर्वाधार है। सर्वाधार जो है उसको यहाँ से भी रास्ता, रामबन से पहाड़ी एरिया से अभी रोड नहीं पहुंचा है, लेकिन एक आपका भनाल वाली साइड से भी उसको रास्ता है, तो वहां ऊपर जाके आपका वो डेवलप हो सकता है सर्वाधार। इसी तरह से आपका ये जो वाटर बॉडीज है, आपका बघलियार प्रोजेक्ट, तो वाटर जी बॉडीज सर। जो है बघलियार प्रोजेक्ट में जो पानी जमा है, तो उसमें अगर हम उसको डेवलप करें, उसमें हम मोटर बोट्स चलाएं, उसमें बाहर के लोग भी आए, उसको डेवलप हो, तो उसमें भी टूरिज्म जो है वो आगे जो है जा सकता है। इसी तरह से सर, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का गूल एरिया है, गूल गूल के ऊपर बहुत से प्लान एरिया हैं, उसमें जो है उसमें भी डेवलपमेंट जो है अच्छी हो सकती है। सर जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी लोगों को कैसे पता चलेगा? वो तो ठीक है। और दूसरा मुझे भूल गया, एक याद आया, चिनाब रिवर। आप देखिए जी। चिनाब रिवर जो है रामबन, रामबन से कम भी मेरे ख्याल से कोई 50 नहीं, कोई 100 किलोमीटर जो है रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से होकर गुजरता है चिनाब जी। रिवर। कहीं देखिए जी। आप, इतना सा जरा सा भी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोई एक शेड ही बना दिया तो नहीं बनाया है। तो चिनाब रिवर के आसपास भी डेवलप हो सकता है, फॉरेन कंट्री के लोग आ सकते हैं, अंग्रेज आ जी सकते सर। हैं, इंडिया के सारे लोग वहां आ सकते हैं। टूरिज्म अगर डेवलप हो, कुछ रहने की जगह नहीं हो, देखने की जगह तो है, लेकिन रहना, रात को रहना भी है, रेस्टोरेंट भी होने चाहिए, वो है नहीं, बिल्कुल तो सर। वो भी डेवलप हो सकता है। हाँ जी। सर दरबार मूव की प्रथा अब खत्म हो चुकी है, इस डेवलपमेंट को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जहां तक दरबार मूव की प्रथा इन्होंने खत्म की है ना, जो प्रथा जी चल सर। रही थी उसके उससे उसके खत्म होने से नुकसान तो हुआ है। अगर नुकसान जी आप सर। देखेंगे तो आपको जम्मू का दिखता है। देखो, जम्मू में आप जी। रह रहे हैं, आपको दिख रहा है वहां का नुकसान, कि जम्मू में जो ट्रेडर हैं, जो जी। वहाँ जी। होटलियर हैं, जो रेडी वाले जी। हैं, जो छोटे छोटे ट्रेडर काम करते हैं, उनका जी दारोमदार सर। जब दरबार आता था खुश हो जाते थे कि यहाँ लोग आएंगे कश्मीर के। जी और सर। जो दरबार जी होता था, सर। कश्मीर के लोग अपना पूरा का पूरा परिवार लेके वहां बैठते थे, मीना दो दो। तो आपके बिल्कुल जितने भी सर। ये आपके कमरे वमरे लग जाते थे, टूरिज्म अपना होटल वगैरह, तो बाकी जी। जो है लोग रहते थे वहां, काम करते थे, और लोगों को फायदा होता था, मार्केट में भी जाते थे, सामान खरीदते थे। जी सर। अब वो जी वहां सर। से नहीं आएंगे, क्योंकि उनका उधर ही कर दिया इनका जम्मू वाला। तो इससे ये हुआ। हाँ, मतलब पैसा जो उस पर खर्च होता है, जी। गवर्नमेंट का जी। जो जी। पैसा खर्च होता है ना, जो इसको मूवमेंट करने के लिए, एक्सचेकर ही कहते हैं ना उसको, तो वो जो है जी। जी। पैसा गवर्नमेंट का जो खर्च होता है, उसमें कमी आएगी। लेकिन जी। उसमें कमी आएगी, लेकिन उसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो लोगों पे पड़ेगा, कि लोगों को जो फायदा मिलता था वो नहीं मिलेगा, और लोग की इकोनॉमी जो है और बर्बाद होगी। आगे इकोनॉमी ये बर्बाद है। जम्मू के लोगों कोरोना को नुकसान कोरोना होगा। हाँ, जम्मू को आगे कोरोना जो है, कोरोना ने पकड़ा हुआ है, और लॉकडाउन बार बार जी। लग रहे हैं। अब जो जी रेडी सर। लगाता है, एक छोटा सा ट्रेडर है, किसी ने होटल छोटा सा खोला है, तो वो छोटा सोचता है कि चलो कश्मीर से आएंगे लोग तो यहाँ आके बैठेंगे, हमारा काम चलेगा, वो बंद हो गया। तो उसका बिल्कुल। आगे जी ही सर। लॉकडाउन लगा है, उसको पहले 2 हफ्ते तो उसको काम नहीं होता था, अभी तो चलो खुल गया है जम्मू में, लेकिन जी। पहले शनि जी। ऐप जी। नहीं खुलता था, पहले पूरा जी सर। लॉकडाउन, तो वो उसमें मारा गया है। तो अब उसमें जी ये भी सर। एक उसको एक लग गया कि अब कश्मीर से कोई नहीं आएगा, तो उसका काम ठप हुआ। वो नुकसान जो है हुआ है। जी सर। सर आप डिलिमिटेशन प्रोसेस को कैसे देखते हैं? इस पर आपके और आपकी पार्टी के क्या विचार हैं? देखिए, जहां तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, उसमें हमें जो है, जो जनगणना हमारी 21 को होनी है, 21 जी। को जनगणना होनी है, तो 21 के बाद करना चाहिए था। क्योंकि जब जनगणना 21 की होगी तो उसमें जो है सीटें और बढ़ सकती हैं, या फिर कुछ जी एरिया सर। में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो वहां सीट नहीं बढ़ सकती है। लेकिन ये 21 का इन्होंने जो जनगणना को नहीं देखा, इन्होंने 2011 का देख रहे हैं। तो जी। 2011 की जनगणना के मुताबिक ये कर रहे हैं डिलिमिटेशन, ठीक है। उसमें जी। पॉपुलेशन कम थी, वोटर भी कम थे, उसके तहत कर रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन अब इन्होंने आए हैं करने के लिए, तो अब हमें यहाँ का, जहां तक हमारा है, ये जो चुनाव वैली का मैं कहूंगा पहले, फिर जम्मू की बात करेंगे। यहाँ हमारे कम से कम भी, अगर हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई बात करेंगे, तो 1 लाख वोट है रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी का इस समय, मतलब जी 2019 सर। के मुताबिक 1 लाख वोट। 1 लाख जी। वोट है, तो 1 लाख वोट में कहाँ एमएलए जा पाएगा? कहाँ देसा है, कहाँ काश्तीगढ़ है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, डोडा से होके जाना है रामबन वाले को, जो भी रामबन का एमएलए बनेगा।
तो इस तरह से ये जो 1 लाख वोट है, इसको आप अगर 2 हिस्सों में करेंगे 50-50 हजार, तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो यहाँ हमारा जी एक सर। संगलदान गूल एक एरिया है, गूल एरिया, जो कि अरनास में था। लेकिन अब अरनास की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग बनेगी, अब डिस्ट्रिक्ट के जी अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी है। तो गूल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो आधी रह गई, तो उसके साथ भी जी कुछ एरिया जोड़ के वहां कॉन्स्टिट्यूंसी एक नई बन सकती है। तो रामबन में हमने ये कहा कि रामबन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बना दें। इसी तरह से डोडा में जो है 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां बना दें। इसी तरह किश्तवाड़ में 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल। क्योंकि डोडा का अगर एरिया देखेंगे, इस रकबा बहुत बड़ा है। कम से कम डोडा चनाब वैली अगर पूरी देखें तो कई 1000 स्क्वायर किलोमीटर है। जब इतने जी स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो एक एमएलए को जाना है, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको कहाँ कहाँ जाएगा? लोगों के काम नहीं होते और लोग फिर पीछे पड़ते हैं और उनके काम होते नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल छोटी होगी तो लोगों के काम जो है आसानी से होंगे और लोग जो है ठीक से करेंगे। इसी तरह से सेटिस्फाइड हो एक जाएंगे लोग। इसी तरह से एक बात और रहेगी, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पार्लियामेंट की। तो मैं ये जी चाहता जी हूँ कि जी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट की टोपोग्राफी अलग से है, इसकी अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ से स्टार्ट होती, उधमपुर, कठुआ, फिर रामबन, फिर किश्तवाड़, फिर रियासी भी पार्ट इसका है। तो ये सारी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें लोगों के काम ठीक से नहीं होते। तो एक जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भी बढ़ानी चाहिए, और खासकर चनाब वैली जो है उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ानी चाहिए। और लास्ट में इसके कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में एक और बात कहूंगा कि जो हमारा जो पूरा स्टेट हमारी है, इस स्टेट के अंदर हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप बढ़ा दो, और इस 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनने के बाद रिजर्वेशन एक में भी नहीं है, रिजर्वेशन भी जी दे दो एक कॉन्स्टिट्यूंसी की। क्योंकि रिजर्व जो बिल्कुल लोग हैं सही। वो भी, उनका भी भला होगा। तो एक रिजर्व सीट जो है वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है देनी चाहिए। और जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, हम यही कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी रहे, उसमें जो पैरामीटर हैं, जी आप हम समझ रहे हैं ना, जो पैरामीटर हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का पैरामीटर है, लेकिन एक पैरामीटर नहीं लेना, सभी को देखना है। जी जोग्राफिकल सर। एरिया भी देखना है, फिर डिफिकल्ट एरिया देखना है, उसके बाद कनेक्टिविटी कहाँ है नहीं है वो देखना है, उसके बाद जी जो है फिर कल्चर को भी देखना है। तो जितने भी बिल्कुल पैरामीटर इनके बने हैं गवर्नमेंट के, वो पैरामीटर देख के जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। तो हम इस चेयरमैन जो कमेटी है, डिलिमिटेशन कमीशन, उसके मेंबर हम उनके साथ हैं। लेकिन जी पैरामीटर को देख के ट्रांसपेरेंसी से बननी चाहिए। ये नहीं हो कि कोई कहे यार ये एरिया मेरा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छी बनती, इसमें डाल दो ये एरिया, वो फलाना एरिया जो है उसमें मेरे वोट है, मुझे इधर दे दो, वो नहीं चलेगा। वो हम साफ कहते हैं, और बिल्कुल हम खुद इसमें इस फेवर में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी बने, लेकिन लोगों की भलाई के लिए बने, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, लोगों तक पावर हो, लोगों तक लोग पहुंच सके। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जी हो जिसमें बिल्कुल। आदमी जा सके, लोगों के बीच में जा सके, उनके काम कर सके। मिलजुल कर काम हो सके सारे। हाँ बिल्कुल। सर इस टाइम आप जेके में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को हम देखा जाए, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो ये अपना यूटी बना दी गई है इसकी स्टेट की, वो बिल्कुल गलत है। जी सर। क्योंकि लोगों की राय के बगैर बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इसमें नहीं देखी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल जी कोई नहीं देखा गया। और मैं यही कहूंगा इसमें कि स्टेट हमें वापस मिलनी चाहिए। अब जो हो गया पीछे हो गया, लेकिन हम इस हक में कि फुल फ्लैश स्टेट हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि इसके जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां ये वो बना दी यूटीज, 2 मतलब जी लद्दाख की, और ये चलो लद्दाख वालों को चाहिए थी, हो गया। लेकिन हमारी ये यूटी बना दी है। आप देखिए, जो यूटी होती है, यूनियन टेरिटरी, वो ज्यादातर 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट की होती है। जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, थोड़ा एरिया जी होता है। हमारा तो जी यहाँ 20-20 डिस्ट्रिक्ट है। तो 20 डिस्ट्रिक्ट की यूनियन टेरिटरी बना दी है, एक स्टेट फुल फ्लैज है, उसको डिग्रेड करके बना दिया, बिल्कुल गलत है। तो हम यही कहना चाहेंगे, ये गलती हो गई है, इसको ठीक करने के लिए फुल फ्लैज स्टेट हमें दे दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी उसमें हो, उसमें लोगों का जॉब जो है वो सिक्योर हो, सिक्योरिटी हो जी जॉब सर। की अपनी स्टेट के अंदर। और जो लैंड हमारी है, चाहे वो जम्मू की है, चाहे वो पूरे जेएंडके की लैंड जो है, उसमें सिक्योरिटी हो कि लैंड हमारी कोई बाहर का ना खरीद सके। यही हम चाहते हैं कि फुल फ्लैश स्टेट बने। उसके बाद डिलिमिटेशन आप करिए, खुशी से डिलिमिटेशन हो जाती है, फिर सर आप इट फुल फ्लैश मीन्स स्टेट। सर इट मीन्स आप जेके के फेवर में नहीं है? बिल्कुल, हम क्या चाहते हैं, स्टेट वापस आए। स्टेट वापस आने के बाद इलेक्शन हो, पहले डिलिमिटेशन हो, फिर स्टेट जी वापस आए, फुल फ्लैश स्टेट। जी और फुल फ्लैश स्टेट में ये प्रावधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी हो कि यहाँ का बच्चा यहीं लगेगा, बाहर वाला यहाँ नहीं बिल्कुल लगेगा। स्टेट यहाँ की जो लैंड है, वो हमारी लैंड हमारे पास ही रहेगी, जम्मू वालों के पास या बाकी एरिया के वालों के पास, पूरी स्टेट की। और फिर इलेक्शन आप कराइए।
आप यूटी में इलेक्शन कराएंगे, क्या फायदा उसका? डिसेंट्रलाइजेशन पावर कहाँ होगी? एमएलए के पास पावर ही नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर के जी पास बिल्कुल, पावर नहीं होगी, पावर तो सेंटर में होगी। तो सेंटर जब में चीफ होगी। मिनिस्टर को पावर मिलेगी तो तब डिसेंट्रलाइजेशन पावर होगी, एमएलए को मिलेगी। एमएलए की पावर का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पावर मिलनी चाहिए, जो जी जनता सर, है। आज जनता तड़फ रही, कहाँ जाएगी? किसके पास जाएगी? किसके पास फरियाद लेके जाएगी? जाएगी ब्यूरोक्रेट के पास, किसी डीसी के पास, वो तो बाहर से भगा देंगे। अभी तो उन्होंने कोरोना का वो चलाया हुआ है, बाहर से आता है बंदा फाइल लेके, कोरोना चेकअप कर, वो डर जाता है, उस फैक्ट है जो, वो डर जाता है कोरोना चेक होगा, बाहर से भाग जाता है फाइल लेके, तो कहाँ अंदर पहुंचता है? तो जब स्टेट होगी तब सबके पास पावर होगी। तो हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको पावर होगी, कानून बनेंगे और लोगों के वेलफेयर के लिए काम होंगे, जैसे पहले होते थे, जैसे पहले कुछ जी सर बिल्कुल। बिल्कुल सर ठीक है, बिल्कुल आपसे, बिल्कुल। जी सर बिल्कुल। सर आपसे काफी कुछ हमारे व्यूवर्स को सुनने को मिला। आज का हमारा शो यहीं समाप्त होता है। शो समाप्त करने से पहले सर आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं यही मैसेज दूंगा कि अमन शांति बनाए रखें, पूरी स्टेट की अमन शांति भाईचारा कायम रहे। हर मजहब के लोग हम मिलजुल कर आगे बढ़ें, मिलजुल कर फाइट करें अपने राइट्स के लिए, अपना हक जो है उसके लिए फाइट करें, लेकिन मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव से रहें। और इस तरह के अनासर जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं, जो हमें दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं, उनसे हम बचें। और हर बच्चा जो है, नौजवान जो है, हम यही दुआ करते हैं कि हर बच्चा नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है वो उसको जॉब मिले, और बिल्कुल अमन शांति भाईचारा रखते हुए हम इस स्टेट को, इससे यूटी को स्टेट में की मांग करें। मैं सभी से ये जी विनती करूंगा, जितने भी नौजवान हैं उनसे ये कहूंगा कि हम अपनी स्टेट, फुल फ्लैज स्टेट लेने के लिए हम एकजुट हो जाएं, और जी स्टेट लेके फिर हम अपनी स्टेट को आगे बढ़ाएं, और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें, और इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, और अपनी स्टेट को आगे बढ़ाएं। जी सर। सर अपना प्रीशियस टाइम चिट चैट शो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। व्यूवर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।